Now the next question is, a sound wave of frequency 10 kilohertz is traveling in air with a speed of 340 meter per second. Find the minimum separation between two points where the phase difference is 60 डिग्री. डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा. अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये जेईई नीट के लेवल के क्वेश्चन है. इसमें देखो हम जानते हैं कि किसी वेव की जो हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है उसकी फेज हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे हम फेज लिखते हैं. अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे देखो वेव कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में, ये x बराबर 0 मान लेता हूं, ये इसके आगे कोई भी दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये P Q. ये तो मैंने जीरो वाली फेज भी बता दिया, ये मान लेता हूं P, ये P है और ये Q है. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच का पाथ अंतर, पथांतर जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पाथ डिफरेंस, कितना है इन दोनों के बीच कि इनकी फेज में डिफरेंस 60 डिग्री है, ये बोला गया है. क्लियर? कोई भी दो पॉइंट जिनकी फेज के बीच में 60 डिग्री का अंतर है उनमें कितना डिफरेंस है, पाथ में, उनकी लोकेशन में कितना डिफरेंस है, उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, ये मुझे वहां बताना है. तो मैं ये जब बात बोल रहा हूं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दो पॉइंट जिनकी फेज में डिफरेंस 60 डिग्री है उनकी लोकेशन में क्या डिफरेंस है, उनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे. इसकी पोजीशन कुछ ये है, मान लेते हैं XP, और इसकी पोजीशन क्या है, मान लेते हैं XQ. तो ये डेल्टा x क्या आएगा, XQ माइनस XP, XQ माइनस XP, यानी X2 माइनस X1. और इसी को तो मैंने आपको बताया था पाथ डिफरेंस. तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यदि मैं इसमें डिफरेंस लेता हूं, डेल्टा लगाता हूं, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टी तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म डेल्टा ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं. यहां क्या आएगा, डेल्टा के कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स. इसका मतलब पाथ के साथ फेज डिफरेंस इस इक्वेशन से दिया जाता है. अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो ये माइनस हट जाएगा, डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव आएगा. क्लियर? तो अगर मैं इस इक्वेशन पे डेल लगाता हूं और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, आएगा डेल्टा फाइव बराबर माइनस के डेल्टा एक्स. और यदि मैं मोड़ लेता हूं तो माइनस हट जाएगा. और यदि आपको बोला जाए कि एक ही पॉइंट में फेज डिफरेंस 60 डिग्री आए तो कितनी देर के बाद आएगा. अब उसके लिए आप क्या बोलोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज होती है. अब उसने कहा कि किसी एक ही पॉइंट की फेज में डिफरेंस 60 डिग्री कितनी देर के बाद आएगा. समझना, समय के बारे में वो बात कर रहा है, कितनी देर में एक ही पॉइंट की फेज में डिफरेंस 60 डिग्री आएगा. मतलब t बराबर 1 पर कुछ और फेज थी, t बराबर 2 पर कुछ और फेज है, तो दोनों में डिफरेंस 60 डिग्री कितनी देर के बाद आएगा. तब आप क्या करोगे, जब इसमें डेल फाई लगाओगे तो यहां ओमेगा डेल टी आएगा और ये 0 हो जाएगा. इस बार डेल्टा एक्स इंटू के 0 हो जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर लोकेशन पे बात करते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो. तो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक बार वो क्या कर देगा, x को कांस्टेंट कर देगा, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में दो अलग अलग इंस्टेंट पे बात करेगा. और एक ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वो एक इंस्टेंट पर दो अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की फेज डिफरेंस के बारे में बात करेगा. दोबारा बोलूं, दो अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की फेज डिफरेंस के बारे में एक इंस्टेंट पे बात करेगा, वही ये कर रहा है. तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, पाई बाय 3, के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. पाथ डिफरेंस मुझे बताना है, पाथ डिफरेंस ही तो मुझे बताना है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कि ये पाई बाय 3 हो जाए. 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3. लैम्डा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा बाय 6
डेल्टा एक्स, ये आएगा पाथ डिफरेंस। अब लेमडा क्या होता है, मैं जानता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव होता है म्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय 6 इंटू म्यू। अब वेलोसिटी ऑफ वेव भी दिया हुआ है और म्यू भी दिया हुआ है 10 किलो हर्ट्ज, एसआई में रखेंगे, आंसर क्या आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी वेलोसिटी ऑफ वेव यानी 340 बाय 6 इंटू 10 किलो का रख देंगे 10 की पावर +3, ये हमारा आंसर आएगा मीटर, इतना आंसर आएगा मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is the ratio of maximum to minimum intensity due to superimposition of two waves is 49/9. Then the ratio of the intensity of component waves is, ये इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है रिजल्ट की, रिजल्टिंग इंटेंसिटी सुपर इंपोजिशन के बाद जो नेट वेव आती है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। मुझे दिया गया है मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन आई मिनिमम, ये मुझे दिया गया है 49/9, और बताना क्या है I1/I2, ये मुझे बताना है। देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स यानी I1/I2 मुझे बताना है। देखो ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं, मेरे पास आएगा √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, उसको इधर रूट में लिख देते हैं तो 7/3 हो जाएगा, समझे ना, ये स्क्वायर है पूरे का, तो इसका इधर रूट कर देते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब इसके बाद यहां से मैं क्या करता हूं, √I2 को डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, या कॉमन ले लेते हैं, यहां से √I2 कॉमन ले लेते हैं और यहां से भी, तो √I2 कट जाएगा और यहां बचेगा I1/I2 का रूट +1, नीचे बचेगा I1/I2 का रूट -1, 7/3 ये आएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √I1/I2 +1 बराबर 7/3 √I1/I2 -7/3, ऐसा कर देते हैं। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 1 + 7/3 आएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 7/3 - 1 √I1/√I2 ये आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर, तो ये फाइनल हमें क्या देगा 10/3, और इधर क्या आएगा 7/3, 3 यानी 4/3 इंटू √I1/I2 ये आएगा, 3 से 3 गया, ये आएगा 5/2, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आएगा I1/I2, तो ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा I1/I2 फाइनल क्या आया 25/4, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें एक टॉपिक थोड़ा मुझसे छूट गया था पहले, मैंने बताया भी था कि जब ओपन ऑर्गन पाइप में आपको पढ़ा रहा था या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि एक एंड करेक्शन आता है, वो ओपन ऑर्गन पाइप कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं बताने जा रहा हूं आपको एंड करेक्शन। क्लियर, एंड करेक्शन क्या होता है, मैंने आपको वहां थोड़ा आइडिया भी दिया था कि जब हम किसी ओपन ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में समझा रहा हूँ, एंड करेक्शन दोनों में ही होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में भी और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी। ये मैंने लिया L लेंथ का एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यानी एक साइड से बंद है और दूसरी साइड से वो ओपन है। जब इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तो मैंने ये माना था कि ये जो एंड है किसका, वेव फॉर्मेशन जो हुआ है इसके अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट वेव मैंने दर्शा रखी है, साउंड की डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, साउंड वेव की डिस्प्लेसमेंट फॉर्म मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है, तो ये पॉइंट मैंने यहां माना था उस वक्त लेक्चर के दौरान। मैंने आपको बताया था कि ये एंड करेक्शन बहुत छोटा होता है, क्लियर,
इसको मैक्सिमम क्वेश्चन में नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि एंड करेक्शन हमें कंसीडर करना है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि रियलिटी में जो एंटी नोड होता है ओपन एंड पर, वो हमेशा बाहर बनता है, ओपन एंड से कुछ डिस्टेंस बाहर बनता है। यहाँ ओपन एंड क्या है, ये ओपन एंड, इससे कुछ डिस्टेंस बाहर बनेगा हमेशा एंटी नोड। ये जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। ये और ये हमेशा आती है 0.6 इंटू आर। आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी रेडियस, डायमीटर 2r है तो रेडियस कितना आएगा r, समझे। इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस r है, तो आपको पता चाहिए फिक्स है। ये डिस्टेंस जो मैंने बोला एंड करेक्शन की, एंटी नोड ओपन एंड से बाहर बनता है कुछ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस एंड करेक्शन होती है और उसकी वैल्यू होती है 0.6 इंटू आर। तो अब आप अगर एंड करेक्शन कंसीडर करते हो तो पीछे ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मैंने जो कैलकुलेशंस की थी उसमें आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जो मैं यहां करने जा रहा हूं। आप क्या लिखोगे कि अब L प्लस ई बराबर है लैम्डा बाई 4 के। पहले L बराबर लैम्डा बाई 4 के था, क्लियर। तो लैम्डा क्या आएगा 4L प्लस ई। L की जगह क्या आ जाएगा L प्लस ई, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, तो ये लिखूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या बताना होता है, फ्रीक्वेंसी बताना होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स होती है, क्वेश्चन में दी जाती है 340 या 330, ये फिक्स होती है। लैम्डा यहां से मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी इस ओपन ऑर्गन पाइप की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी फंडामेंटल मोड में, वो ये आ जाएगी 4L प्लस ई। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उस कैलकुलेशन से यदि आप एंड करेक्शन इसमें कंसीडर करते हो। तो इस तरीके से ये जो चेंज मैंने किया, ये चेंज आप ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सारे मोड में कर सकते हो, जितने भी मोड मैंने वहां बताए थे। ये आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एंड करेक्शन कंसीडर करके आंसर दें। अगर वो स्पेसिफाई करेगा तो आप ये कंसीडर करोगे, अन्यथा ये आप कंसीडर नहीं करोगे, क्लियर। अभी एंड करेक्शन पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है और इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी बेस्ड होता है, जो आप 11th में प्रैक्टिकल करते हो। इसका नाम होता है रेजोनेंस ट्यूब। प्रैक्टिकल का नाम रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब कभी भी दो फ्रीक्वेंसी शो करने वाले इंस्ट्रूमेंट किसी एक स्पेस में वाइब्रेट कराए जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी यदि सेम है तो हमें बहुत ज्यादा आवाज सुनने को मिलती है, समझे ना, एकदम इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसी को रेजोनेंस बोला जाता है। समझे क्या बोला मैंने, कि कोई दो चीजें हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं किसी एक स्पेस में और किसी भी वजह से उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बहुत चीजों पर डिपेंड कर सकती है, क्लियर। किसी भी वजह से फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो आपको वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं। एम्पलीट्यूड सुन भी सकते हैं और दिख भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है वेव कैसी है, क्लियर। तो उसी को हम कहते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस हर टाइप की वेव में संभव है, स्ट्रिंग वेव में भी और साउंड वेव में भी। तो एक एग्जांपल जो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ, ये रिजोनेंस ट्यूब वाला जो प्रैक्टिकल आप करते हो उसमें क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव, साउंड इन एयर by calculate the speed of the sound in air by the help of resonance tube and a tuning fork। इस तरीके का एक प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या करते हैं, हमें एक ट्यूब दी जाती है जो कि एक एंड से क्लोज होती है, क्लियर, एक एंड से क्लोज है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि पानी की हाइट, उसके अंदर पानी की हाइट को मॉनिटर कर सकता हूं। होल होता है, इधर से पाइप होता है, उसके उधर यहाँ एक अरेंजमेंट होता है कि पाइप से इसमें पानी फिल किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। मतलब पानी की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है इसके अंदर। किसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। तो होता क्या है इस प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल समझना जरूरी है बेटा।
जेई नीट में और मेंस में और एडवांस में भी जो 11th और 12th में प्रैक्टिकल है उससे ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो प्रैक्टिकल क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच पर ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझे। तो वो क्या करता है कि एक बार उसने ये किया, ये अरेंजमेंट, कुछ पानी का लेवल मेंटेन किया और फिर यहां से इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखी होती है, समझे। तो अगर ये जो वेव स्टैंडिंग वेव बनी, इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो आपको तेज आवाज सुनाई देती है और वहां आप बोल देते हो कि ये मुझे एक रीडिंग लेनी है, समझे। आपने एक लेवल मेंटेन किया, आपने देखा कि तेज आवाज आई, जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को एक वुडन ब्लॉक पे मारोगे, इसके सामने रखोगे तो आपको तेज आवाज सुनाई देगी, तो आपको बोलोगे कि ये दोनों रिजोनेंस में है। और फिर कैलकुलेशन क्या करोगे आप कि यहां ये लेंथ आप मेजर कर सकते हो, इसको बोल देते हैं L1। आप लिखोगे कि लैम्डा बाई 4 किसके बराबर आया, L1 के, जिस वजह से लैम्डा आया 4 L1 के बराबर। अब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये फ्रीक्वेंसी यानी n, ये इस पे लिखी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 4 L1। तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 4 L1। क्लियर। ये कब लिखोगे आप, जब आप एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रियलिटी में प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो रियलिटी में रियलिटी इन्वॉल्व होगी, प्रैक्टिकल में रियलिटी इन्वॉल्व होगी। आप क्या बोलोगे कि यहां जो एंटीनोड बनेगा वो थोड़ा सा बाहर बनेगा, कैसे, इससे थोड़ा सा बाहर बनेगा, यहां बनेगा, तो ये डिस्टेंस ई कहलाती है, ई, इसको कहते हैं ई, समझे। तो अब मुझे एंड करेक्शन इसमें कंसीडर करना पड़ेगा और फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब एंड करेक्शन को कंसीडर करते हुए यदि कैलकुलेशन की जाए तो वो कैसे आएगी, देखो हम लिखेंगे कि L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 और इस वजह से n बराबर आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 4 L1 प्लस ई, इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे कर देंगे। इसी प्रकार से अब दूसरी रीडिंग लेनी है, आप इसमें से पानी निकालोगे और पानी निकाल के इतना कर दोगे, मान लेते हैं इतना पानी आपने इसमें छोड़ा, इतना यहां तक, और इस प्रकार से आपने पानी इसमें कम किया कि अब वेव की फॉर्म ये बन चुकी है, ये वेव की फॉर्म बन चुकी है। अब देखो फ्रीक्वेंसी, इसको वाइब्रेट तो मैं उससे ही करा रहा हूं, सेम इंस्ट्रूमेंट से, यानी इस वेव की जो अब ये जनरेट हुई है इसके अंदर, इस वेव की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी जरूरी है, वही जो इस वेव की थी, समझे। क्योंकि इसको भी वाइब्रेट किससे कराया जा रहा है, इस ट्यूनिंग फोर्क से, और ये तो सेम है पहले वाला। तो यदि मैं पानी निकालता हूं तो मैं ये कंसिडर, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मुझे पानी कितनी लेंथ तक निकालना है, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। कैसे, ऐसे प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मुझे पता है कि ये लेंथ, अब तो मुझे लैम्डा बाई 4 ये बोलना पड़ेगा, ये लैम्डा बाई 4 बोलना पड़ेगा। तो अगर ये लैम्डा बाई 4 है और इसी वेव को अगर मैं वेव चेंज नहीं करना चाहता, अगर वेव चेंज करूंगा मैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, समझे। और फ्रीक्वेंसी मुझे वही मेंटेन करनी है क्योंकि मैं सेम ट्यूनिंग फोर्स से इसको वाइब्रेट करा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि इसको कंप्लीटली, यदि मैं एक कंप्लीट वेव बनाना चाहता हूं, इस वेव को ही कंप्लीट करना चाहता हूं, तो ये लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 4, यानी कितना मुझे जाना पड़ेगा, इस लेंथ का ऑलमोस्ट 3 गुना ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, यानी 2 गुना और नीचे। तो इसलिए मैंने बोला कि हम इतना पानी मुझे निकालना पड़ेगा। अब मैं कहूंगा कि ये सेकंड रीडिंग आई मुझे जब तेज आवाज सुनाई देगी, और अब मैं बोलूंगा कि लैम्डा, ये L2 को मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, यानी 3 लैम्डा बाई 4 किसके बराबर आया, L2 प्लस ई। थोड़ा सा बाहर एंड करेक्शन कंसीडर कर रहा हूं तो एंटीनोड थोड़ा सा बाहर बनेगा, इसका मतलब मैं लैम्डा बाई, ये L कहां से कंसीडर कर रहा हूं, पाइप की लेंथ, और ये E,
समझे? ये लैम्डा बाई 4, फिर ये लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 क्यों बोल रहा हूं भाई? ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 4। फिर ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, लगातार नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होती है, तो इसलिए 3 लैम्डा बाई 4 L2 प्लस ई के बराबर आएगा। यहां से आप लिख सकते हो सेम फ्रीक्वेंसी n बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 4 L2 प्लस ई इंटू 3। लैम्डा आएगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आएगी इक्वेशन सेकंड। और ये n बराबर है, ये दोनों n बराबर है, सेम ट्यूनिंग फोर्क से मैंने वाइब्रेट कराया है, तो मैं लिखूंगा Vs बाय 4L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3Vs बाय 4L2 प्लस ई। अब यहां से Vs से Vs, 4 से 4, इसको यदि आप सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपको मिलेगा L2 प्लस ई बराबर 3L1 प्लस ई। ओके, तो यहां तक आ चुके हैं। L2 प्लस ई 3 और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसको इधर पहुंचा देते हैं L2 माइनस 3L1 और इसको इधर पहुंचा देते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, ई ऐसे आ जाएगा। तो आप एंड करेक्शन भी बता सकते हो। एंड करेक्शन की वैल्यू आएगी L2 माइनस 3L1 बाई 2। ये एंड करेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। क्लियर? जेईई नीट में, और आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन देखेंगे। तो याद रखना मैंने अभी क्या बताया आपको।